तो दोस्तों, आज मैं एक हॉरर थ्रिलर ड्रामा का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है रेवेनेंट। एपिसोड के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कहीं से घर वापस आता है। उस घर में उसकी मॉम भी रहती थी। उसके आने के बाद हम एक स्पिरिट का शैडो भी देखते हैं जो शायद उसके साथ वहाँ तक आ गया था। वो आदमी बहुत घबराया और जल्दी में लग रहा था। वो अपने रूम का दरवाजा बंद करके एक डायरी में कुछ ढूंढने लग जाता है और मन में सोचता है कि कहाँ गलती हो गई। तभी दरवाजे पे नॉक होता है और उसकी मॉम बाहर से आवाज लगाती है। वो आदमी थोड़ा सोचता हुआ दरवाजा खोल देता है तो बाहर अपने आप का शैडो देखता है जो हंसकर कहता है कि तुमने दरवाजा खोल दिया। फिर जब उस आदमी की मॉम उसको ढूंढती हुई पहुंचती है तो देखती है कि वो फांसी पे लटका हुआ था। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो हमारी मेन लीड भी है। इस लड़की का नाम सानयोंग था। वो एक ब्रिज पे खड़ी एकदम झुककर पानी को देख रही थी जैसे कूदने वाली हो। उसी नदी के किनारे हम एक आदमी को भी देखते हैं जो किसी दूसरे आदमी से बात कर रहा था। दोनों के बात से पता चलता है कि वो आदमी मिथोलॉजी का प्रोफेसर था। बात के बीच में से वो नोटिस करता है कि पानी में से बहुत सारे स्पिरिट्स किसी की तरफ जा रहे हैं। वो दौड़ता हुआ ब्रिज के ऊपर जाता है और देखता है कि सारे स्पिरिट्स एक आदमी के पास जाते हैं और वो आदमी ब्रिज से कूद जाता है। इधर सानयोंग को थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है। वो कुछ समझती उससे पहले उसकी मॉम का मैसेज आता है कि जिन लोगों ने फ्रॉड से उनके पैसे चुराए हैं वो पकड़े जा चुके हैं। सानयोंग वहाँ पहुँचती है तो वहाँ सब रो चिल्ला रहे थे। उसकी मॉम रोते हुए बताती है कि उनके पैसे वापस नहीं मिल सकते। कल्प्रिट ने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। जब पुलिस वाले कल्प्रिट को ले जा रहे थे तो वो स्माइल करता जा रहा था जैसे उसे अपनी गलती का कोई अफसोस ना हो। ये देखकर सानयोंग गुस्से में चिल्लाती हुई उसकी तरफ बढ़ती है पर पुलिस वाले उसे रोक देते हैं। दूसरी तरफ हम उसी प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने घर पे था। लग रहा था कि वो काफी रिच फैमिली का है। वो देखता है कि उसे एक लेटर आया था जो उसी आदमी ने भेजा था जिसे हमने स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था। लेटर में लिखा था कि अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी की हेल्प करना। उसका नाम सानयोंग है। इधर सानयोंग अपनी मॉम के साथ घर लौट रही थी और उसी फ्रॉड के बारे में गुस्सा करते हुए अपनी मॉम से कहती है कि आपने हमारे सारे पैसे बिना मुझसे चेक किए कैसे भेज दिया। उसकी मॉम के रिप्लाई से पता चलता है कि स्कैमर्स ने कॉल करके उनसे कहा था कि उनकी बेटी का किडनैप हो गया है। उस समय सानयोंग फोन भी नहीं उठा रही थी तो उन्होंने डर के सारे पैसे भेज दिए थे। रात में डिनर के टाइम पे सानयोंग की मॉम को किसी का कॉल आता है जिससे वो काफी परेशान हो जाती है और सानयोंग से कहती है कि उन्हें तुरंत कहीं चलना होगा। रास्ते में वो सानयोंग से पूछती है कि तुम्हें अपने डैड के बारे में क्या याद है। सानयोंग को अपने डैड का कहानी बताना याद आता है। वो भूतों की कहानी बता रहे थे और लास्ट में ये भी कहते हैं कि भूत सच में होते हैं। सानयोंग कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। जब उनकी डेथ हुई तब मैं बहुत छोटी थी। उसकी मॉम कहती है कि उस समय तुम्हारे डैड की डेथ नहीं हुई थी। जब तुम 5 साल की थी तब हमारा डिवोर्स हो गया था। सानयोंग बहुत हैरान होती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे हमेशा यही बताया था कि उसके डैड की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई है। उसकी मॉम कहती है कि मैंने वैसा इसलिए कहा क्योंकि तुम उनके बारे में पूछती रहती थी। मेरा उस आदमी से मिलने का कोई प्लान नहीं था इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। अभी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो अब सच में मर चुके हैं। तुम उनकी बेटी हो तो तुम्हें एक लास्ट बार गुड बाय बोलना चाहिए। फिर सानयोंग अपने डैड के घर पहुँचती है। यहाँ वो अपनी दादी से भी मिलती है। सानयोंग की मॉम तो तुरंत ही वहाँ से निकलना चाह रही थी पर उसकी दादी कहती है कि उन्हें सानयोंग से कुछ बात करनी है। सानयोंग अपनी दादी से पूछती है कि उसके डैड क्या काम करते थे तो वो बताती है कि वो मिथोलॉजी के प्रोफेसर थे। वो सानयोंग को एक बॉक्स देती है जो उसके डैड उसके लिए छोड़ गए थे। सानयोंग बॉक्स खोलती है तो उसमें एक अजीब सी चीज थी। वो जैसे ही छूती है उसे कुछ दिखता है और एक आवाज सुनाई देती है, उसने ले लिया। सानयोंग को अजीब लगता है पर वो इस फीलिंग को इग्नोर कर देती है। बाहर उसकी मॉम देखती है कि उसे कोई बॉक्स मिला है तो वो डर जाती है और बॉक्स वहीं पे फेंक देती है और कहती है कि इस घर की कोई भी चीज छूना नहीं है। सानयोंग अपनी मॉम पे गुस्सा भी होती है पर वो बॉक्स वहीं छोड़ देती है। घर से बाहर निकलने पे उसे वही प्रोफेसर मिलता है जिसे हमने पहले देखा था। वो पूछता है तुम सानयोंग हो ना? सानयोंग कंफ्यूज होकर हाँ कहती है। तभी वो प्रोफेसर सानयोंग की परछाई नोटिस करता है जो बहुत अजीब सी थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर
घर आकर वो एक रूम खोलता है जिसमें उसने सान्योंग के डैड से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी हुई थी। इधर वापस आकर सान्योंग अपनी मॉम से पूछती है कि उन दोनों का आखिर डिवोर्स क्यों हुआ था, पर उसकी मॉम आंसर करने से मना कर देती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सान्योंग उसी स्कैमर के बारे में न्यूज देखती हुई चेयर पे ही सो गई थी। बगल में रखे मिरर में हम देखते हैं कि चेयर से उठकर सान्योंग खड़ी होती है, पर वो सान्योंग नहीं थी क्योंकि मिरर के बाहर वो तो सोई हुई थी। फिर हम उसी स्कैमर को देखते हैं जिसने सान्योंग का पैसा खाया था। वो बेल पे बाहर निकला हुआ था और फोन पे किसी से बात कर रहा था। उसके बाद से लग रहा था कि वो भागने की तैयारी में था। अचानक से उसे फोन से अजीब सी आवाजें आने लगती है जो दरवाजा खोलने को बोलती है। वो फोन कट करके अपना सामान लेकर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई खड़ा था और एक लड़की की आवाज आती है, तुमने दरवाजा खोल दिया, और कोई उसे अपनी तरफ खींचता है। इधर सान्योंग की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके कंप्यूटर का स्क्रीन टूटा हुआ था। उसे लेट हो रहा था तो वो उतना ध्यान नहीं देती। सान्योंग रास्ते में देखती है कि उसके फोन में उसी प्रोफेसर का बहुत सारा टेक्स्ट आया हुआ था। उसे पता नहीं था कि ये कौन है। उसे लगता है कि कोई नया तरह का स्कैम होगा। सान्योंग पार्ट टाइम खाना डिलीवर भी किया करती थी। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे डिलीवरी करने पहुंचती है तो वहाँ प्रोफेसर भी आता है जिसे बुलाया गया था किसी पत्थर को चेक करने कि वो बहुत पुराना तो नहीं। वो सान्योंग को देखकर कहता है कि तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो फिर सान्योंग को बताता है कि वो मिथोलॉजी का प्रोफेसर है और उसका नाम योम येसांग है। सान्योंग पूछती है कि तुम मेरे डैड को जानते थे क्या, तो प्रोफेसर नहीं बोलता है। फिर वो सान्योंग की परछाई देखकर कहता है कि ये बड़ा लग रहा है। सान्योंग को कंफ्यूज देखकर फिर वो कहता है कि एक इविल स्पिरिट ने तुम्हें पकड़ रखा है। तुम्हारे आसपास के लोग जिन्हें तुम पसंद नहीं करती वो धीरे धीरे मरने लगेंगे क्योंकि इविल स्पिरिट इंसानों के विश पूरा करके पावरफुल होती है। सान्योंग कहती है कि उसे इन सब बातों पे विश्वास नहीं है और ये भी कहती है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला, पर अब तभी कॉल करना जब मेरे लिए तुम्हारे पास कोई काम हो। तो प्रोफेसर कहता है कि उसे अभी एक ड्राइवर की जरूरत है। रास्ते में वो बताता है कि वो उन इविल स्पिरिट्स और भूतों को देख सकता है। सान्योंग मन में यही सोच रही थी कि ये कैसा पागल आदमी है। प्रोफेसर कहता है कि जो भूत होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे, पर तुम्हें जिसने पकड़ा है वो बहुत डेंजरस है। सान्योंग अब भी नहीं मान रही थी तो वो कहता है कि अपने मिरर में ध्यान से देखना, तुम्हें कुछ अलग जरूर दिखेगा। सान्योंग घर पहुंचती है तो वहाँ 2 डिटेक्टिव्स आते हैं। वो बताते हैं कि जिस आदमी ने उनसे फ्रॉड किया था वो मर चुका है और सान्योंग से पूछते हैं कि वो उस समय कहाँ थी। सान्योंग कहती है कि वो तो घर पे सो गई थी। डिटेक्टिव्स के जाने के बाद सान्योंग को प्रोफेसर की बात याद आती है। वो एक मिरर लेकर ध्यान से देखने लगती है पर उसे कुछ अलग नहीं दिखता। दूसरी तरफ दोनों डिटेक्टिव्स इसी केस के बारे में बात कर रहे थे। एक डिटेक्टिव इसे सुसाइड मान रहा था तो दूसरे डिटेक्टिव को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उस आदमी ने एटीएम से सारे पैसे निकालकर पहले बिल्डिंग से फेंका था और फिर खुद कूद गया था। डिटेक्टिव को ये भी अजीब लग रहा था कि सीसीटीवी के हिसाब से तो वो अकेला था, पर वहाँ सान्योंग के फिंगरप्रिंट्स कैसे मिले और उस आदमी के हाथ में ऐसा निशान था जैसे किसी ने उसे टाइट से पकड़ा हो। फिर वो डिटेक्टिव जाकर प्रोफेसर से मिलता है। दोनों के बात से लग रहा था कि डिटेक्टिव क्लियरली भूतों पे विश्वास तो नहीं करता, पर वो मानता था कि कुछ केसेस में साइंस और लॉजिक काम नहीं करते हैं। ये डिटेक्टिव सान्योंग के डैड को जानता था तो प्रोफेसर उसे सान्योंग के बारे में बताता है कि उसे एक स्पिरिट ने पजेस किया हुआ है और ये वही स्पिरिट है जिसने उसकी मॉम को मारा था, जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा था। एक्चुअली उसकी मॉम का केस इसी डिटेक्टिव को मिला था और अब तक वो केस सॉल्व नहीं कर पाया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सान्योंग अपनी एक फ्रेंड के घर आती है जिसने रिसेंटली घर चेंज किया था। उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि आसपास के लोग उसे बता रहे थे कि इस घर में एक बच्ची का भूत है। लोगों को उसके रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। सान्योंग टाल देती है कि ये तुम क्या भूतों की बात कर रही हो। रात में सान्योंग वहीं सोती है। बीच रात में कुछ लड़के खिड़की खोलकर फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे। अचानक सान्योंग की नींद टूटती है तो वो मिरर में उन लड़कों का हाथ देखती है। एक के हाथ में कुछ नंबर लिखा हुआ था। वो जोर से चिल्लाती है। वो लड़के भी चिल्लाकर वहाँ से भागते हैं। सान्योंग एक डंडा उठाकर उनके पीछे भागती है पर पकड़ नहीं पाती।
एक्चुअली उन लड़कों को पता नहीं था कि उस घर में अब कोई और रह रहा है। पहले जो लोग रहते थे उनमें से एक लड़का उनके स्कूल का था। फिर तीनों लड़के अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं, दो एक डायरेक्शन में और एक अलग डायरेक्शन में। उस अकेले लड़के को किसी नंबर से कॉल आता है। वो उठाता है तो किसी बच्ची के रोने की आवाज आती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसके सामने है। इधर सान्योंग अपनी फ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है कंप्लेन करने। वो बताती है कि स्कूल के लड़के थे। पुलिस वाले उतना सीरियसली नहीं लेते और कहते हैं कि कोई प्रैंक होगा। पर वापस लौटते हुए रास्ते में उन्हें उनमें से एक लड़का मरा हुआ मिलता है। अब तो सान्योंग को प्रोफेसर की बात थोड़ी सच लगने लगती है। अगले दिन वो प्रोफेसर से मिलने पहुंचती है और बताती है कि उसके आसपास 2 लोग मर चुके हैं। प्रोफेसर उसकी परछाई देखता है तो उसकी साइज सेम थी। वो कहता है कि उसे मरे हुए लड़के की फोटो देखनी है। फोटो देखने वो लोग उसके फ्यूनरल पे पहुंचते हैं। फोटो देखकर प्रोफेसर को उस लड़के के चेहरे पे कुछ निशान दिखता है जो कि फोटो में नहीं था। वो समझ जाता है कि इसे किसी भूत ने ही मारा है, पर वो सान्योंग को बताता है कि ये कोई दूसरा भूत है। इस लड़की की जान उसकी वजह से नहीं गई है। ये लोग बात ही कर रहे थे तो वहाँ उस लड़के के दोनों दोस्त आते हैं। वो लोग सान्योंग को देखकर भागने लगते हैं तो वो उनका पीछा करती है और इस बार उन्हें पकड़ लेती है और उनके यूनिफॉर्म में से उनका नाम और स्कूल का नाम देख लेती है। फिर पूछती है कि एक और लड़का कहाँ है। दोनों लड़के हैरानी से बोलते हैं कि और कोई तो था नहीं। तो सान्योंग कहती है कि नहीं, तुम लोग तो 4 थे। एक के हाथ में 4237 लिखा हुआ था। ये सुनकर दोनों लड़के डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। प्रोफेसर सान्योंग को बताता है कि उन लड़कों के पीछे भी कोई भूत पड़ा है और कहता है कि अब वो संभाल लेगा और उसे घर जाने को कहता है। सान्योंग प्रोफेसर से पूछती है कि अगर कोई भूत या स्पिरिट सामने आ जाए तो क्या करना होगा, उस पे नमक फेंकना होगा क्या? तो प्रोफेसर कहता है कि तुम्हें दरवाजों से अलर्ट रहना चाहिए। दरवाजे के इस तरफ और उस तरफ की दुनिया अलग होती है। अगर कोई नॉक करे तो खोलने के पहले अच्छे से जान लो कि दूसरी तरफ कौन है। सान्योंग फिर घर ना जाकर उन दोनों लड़कों के घर का एड्रेस पता करती है। प्रोफेसर को भी डिटेक्टिव से पता चलता है कि उन तीनों लड़कों ने एक लड़के को बहुत बुली किया था, जिसकी वजह से उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। फोटो से पता चलता है कि उस लड़के के हाथ में 4237 लिखा हुआ था। प्रोफेसर फिर उस विक्टिम के घर पहुंचता है। घर पे कोई नहीं था और पिन डालने वाला लॉक लगा हुआ था। वो कुछ सोचकर पिन डालता है 4237 तो दरवाजा खुल जाता है और अंदर से एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। दूसरी तरफ सान्योंग उनमें से एक लड़के के घर पहुंचती है तो वो उसे बाहर ही मिल जाता है। वो बहुत डरा हुआ था और उसे बचाने को कहने लगता है। सान्योंग को समझ नहीं आता तो वो लड़का कहता है कि तुमने जिस लड़के को देखा जिसके हाथ में नंबर था वो मरा हुआ है। सान्योंग फिर उस लड़के के साथ उसके रूम जाती है। वो लड़का बताता है कि उसे वही मरे हुए लड़के के नंबर से कॉल आता है और एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। वहाँ खुला दरवाजा देखकर सान्योंग को प्रोफेसर की बात याद आती है और वहाँ लगे मिरर में वो देखती है कि खून से लथपथ एक लड़का दरवाजे पे खड़ा है। प्रोफेसर अंदर घुसता उससे पहले ह्यूनवू के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। उस समय प्रोफेसर को ह्यूनवू के डैड के चेहरे पे वही निशान दिखता है जो बाकी लड़कों पे उसे दिखा था। ह्यूनवू के पेरेंट्स उसे अंदर नहीं घुसने देते और वहाँ से भगा देते हैं, ये बोलकर कि अगर वो गया नहीं तो पुलिस को बुला लेंगे। दूसरी तरफ हम सान्योंग को देखते हैं। वो उस दूसरे लड़के के घर पे थी। वहाँ वो मिरर में ह्यूनवू को देखती है जो खून से लथपथ था और उनकी तरफ बढ़ रहा था। सान्योंग डर जाती है और वो उस लड़के का हाथ पकड़कर वहाँ से भागती है। उसे समझ आ गया था कि वो मिरर में ह्यूनवू के भूत को देख सकती है, तो वो वैसी जगह जाकर खड़ी होती है जहाँ मिरर था। फिर वो उस लड़के से पूछती है कि ह्यूनवू की डेथ कैसे हुई थी, क्या तुम लोगों ने उसे मारा था? वो लड़का मना करता है और कहता है कि वो लोग इनोसेंट हैं। उन लोगों ने तो उसे कभी मारा तक नहीं, उसे दूसरे लोग बुली करते थे। उन लोगों ने तो उसे एक बार बचाया भी था। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि छत से कूदने से पहले ह्यूनवू ने उन लोगों से हेल्प मांगी थी और कहा था कि उसके मरने के बाद उसके फैमिली का जो भी होगा वो आकर उसे बताए। वो लड़का बताता है कि उसे ह्यूनवू के नंबर से कॉल आता रहता था, इसलिए तो वो लोग उसके फ्रेंड के घर गए थे फोटोज लेने, क्योंकि पहले ह्यूनवू अपनी फैमिली के साथ वहीं पे रहता था। इधर प्रोफेसर योम ह्यूनवू के घर से लौटते हुए डिटेक्टिव मुनजुन को कॉल करता है और पूछता है कि ह्यूनवू का कोई भाई या बहन था क्या? तो डिटेक्टिव कहता है कि नहीं,
उसके और कोई सिबलिंग्स नहीं थे। पर उसके बाद यूम को सान्योंग का कॉल आता है। वो बताती है कि उस लड़के से उसे पता चला है कि ह्युनवो अपनी बहन के बारे में बात करता था और कहता था कि उसके लिए उसे बहुत बुरा लगता है। ये जानकर यूम वापस ह्युनवो के घर की तरफ जाता है। सान्योंग उस लड़के से बात ही कर रही थी कि मिरर में ह्युनवो को देखकर भागती है, पर जिस भी चीज में रिफ्लेक्शन था उसमें उसे ह्युनवो दिख रहा था। पर अब वो ध्यान देती है कि ह्युनवो किसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। वो उस लड़के से कहती है कि तुम घर जाओ और खुद ह्युनवो के पॉइंट किए हुए डायरेक्शन की तरफ जाती है। इधर प्रोफेसर यूम ह्युनवो के घर के पीछे की तरफ जाता है तो उसे एक छोटी सी खिड़की दिखती है और अंदर से एक बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। वो अपने फोन से टॉर्च जलाकर देखता है तो अंदर एक छोटी सी बच्ची थी जो रो रही थी। फिर वो देखता है कि दरवाजे पे से ह्युनवो की मॉम उसे अजीब तरह से देख रही थी। तभी उसके सिर पे कोई जोर से मारता है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। सीसीटीवी से ये पता चल गया था कि जिस लड़के की कुछ दिन पहले डेथ हुई वो ह्युनवो के डैड को देखकर भागा था और इस चक्कर में ऐसा गिरा कि चोट लगने से उसकी डेथ ही हो गई। ह्युनवो के पेरेंट्स ने यूम के हाथ बांधकर उसे उसी कमरे में बंद कर दिया जहाँ वो बच्ची थी। वहाँ पे कुछ बॉटल्स थे जिसे तोड़कर यूम अपनी रस्सी काट लेता है। बाहर ह्युनवो के पेरेंट्स आपस में बात कर रहे थे कि इस एरिया में भी सबको पता चल जाएगा, इसका जन्म तो रजिस्टर है नहीं तो हमें इसे मार देना चाहिए। यूम को खिड़की के बाहर से एक बड़ा सा पत्थर मिलता है जिसे लेकर वो खिड़की तोड़ने लगता है। शोर सुनकर ह्युनवो के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं पर तब तक खिड़की टूट चुकी थी। यूम दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और उस बच्ची से कहता है कि उसे ह्युनवो ने उसकी हेल्प के लिए भेजा है तो वो खिड़की तक पहुँचने की कोशिश करे। वो बच्ची खिड़की तक पहुँच ही नहीं पा रही थी पर तभी सान्योंग वहाँ पहुँचकर बच्ची को ऊपर खींच लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाले ह्युनवो के पेरेंट्स को अरेस्ट कर लेते हैं और बच्ची को ट्रीटमेंट मिलने लगती है। यूम देखता है कि ह्युनवो भी वहीं पे था और अपनी बहन को देख रहा था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि अपने पेरेंट्स के सो जाने के बाद ह्युनवो अपनी बहन के पास जाकर उसे खाने की चीजें देता था, बातें करता था, कहता था कि वो उसे यहाँ से बचाकर ले जाएगा। अपनी बहन को देखते हुए ह्युनवो गायब हो जाता है। सान्योंग प्रोफेसर यूम से पूछती है कि अब तो सब कुछ ओवर हो गया ना, तो प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं हुआ है, उस स्पिरिट ने अब भी तुम्हें पकड़ रखा है। सान्योंग फिर अपनी फ्रेंड सेमी को ह्युनवो और उसकी बहन के बारे में सब कुछ बताती है। आखिर उसके ही घर में वो लोग पहले रहते थे। नेक्स्ट डे सेमी सान्योंग को उनकी एक स्कूल फ्रेंड की पार्टी में जबरदस्ती चलने को कहती है क्योंकि वहाँ पे उसका क्रश आने वाला था। सान्योंग को मन तो बिल्कुल नहीं था पर उसे जाना पड़ता है। सेमी का जो क्रश था वो वही डिटेक्टिव था जो सान्योंग के घर आया था। डिनर के बीच में सान्योंग की फ्रेंड जिसने उन्हें बुलाया था सान्योंग के इंसल्ट करती है क्योंकि वो काफी सिंपल कपड़ों में आई थी। सान्योंग को अच्छा नहीं लगता, वो वहाँ से उठकर बाहर निकल जाती है। उस डिटेक्टिव को भी ये देखकर अच्छा नहीं लगता। अगले दिन सान्योंग एक मूविंग कंपनी के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। उस घर में एक बच्ची चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी क्योंकि उसे अपनी एक फेवरेट डॉल नहीं मिल रही थी। सान्योंग उस बच्ची को समझाने की कोशिश करती है तो वो बच्ची उसे ही नोच देती है। उस समय उसे प्रोफेसर यूम का कॉल आ रहा था पर वो पिक नहीं कर पाती। यूम सान्योंग से मिलने उसके घर पहुंच गया था तो वहाँ उसे उसकी मॉम मिलती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो मिथोलॉजी का प्रोफेसर है तो सान्योंग की मॉम उससे जाने को बोलने लगती है। यूम कहता है कि सान्योंग की जान खतरे में है और पूछता है कि सान्योंग ने हाल फिलहाल में कोई अजीब सी चीज, कोई पुरानी चीज छुई थी क्या। तो उसकी मॉम को याद आता है कि सान्योंग ने अपने डैड के घर पे एक बहुत पुराना सा दिखने वाला रेड कलर का हेयर बैंड छुआ था। वो यूम को इस बारे में बताती है। ये सुनकर यूम के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। इधर काम खत्म होने पे सान्योंग साइन करने के लिए पेन लेती है तो उसके हाथ से पेन गिर जाता है। फिर वो दूसरे हाथ से पेन उठाती है और साइन करती है। सान्योंग फिर थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगती है। नदी के पास जाकर एक बेंच पे आकर बैठती है और उस बच्ची के डॉल को डिस्ट्रॉय करने लगती है, ये बोलते हुए कि उस बच्ची को इतने अमीर पेरेंट्स मिले हैं उसके बाद उसमें कोई मैनर्स नहीं है। एक्चुअली ये सान्योंग नहीं बल्कि उसके अंदर का स्पिरिट था जो ये सब कर रहा था। अचानक से फिर उसे होश आता है। उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आई। अपनी गोद में डॉल देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। रास्ते में वो एक ऐसी जगह पहुँचती है जहाँ बड़ा सा एक मिरर लगा हुआ था। वो खुद को मिरर में देखती है
तो उसे भी अपनी परछाई वैसी ही दिखती है जैसा प्रोफेसर देख पाता था। फिर पूरा मिरर ब्लैक सा हो जाता है और वो मिरर में से उस एविल स्पिरिट को देखती है जिसका चेहरा उसके जैसा ही था। वो स्पिरिट कहती है, मेरा नाम गेस करो। सान्योंग बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो नोटिस करती है कि मिरर के अंदर से उसकी परछाई गायब हो गई है। वो एविल स्पिरिट उसके अंदर अब नहीं था और अचानक से उसे एक विजन दिखता है जिसमें वो देखती है कि वो स्पिरिट उसकी दादी के घर जा रही है। दूसरी तरफ हम सान्योंग की दादी को देखते हैं। वो सान्योंग के डैड की एक डायरी देख रही थी। उस डायरी में किसी शामन की फोटो लगी हुई थी जिसका जन्म 1914 के टाइम पे हुआ था। तभी प्रोफेसर योम वहाँ पहुँचता है और सान्योंग की दादी से उस रेड हेयर बैंड के बारे में पूछता है। सान्योंग की दादी वो दिखा देती है तो योम बहुत हैरान होता है कि आखिर सान्योंग के डैड को ये हेयर बैंड कहाँ से मिला। वो उनका रिसर्च नोट्स देखने को पूछता है। सान्योंग की दादी कुछ बोलती उससे पहले बेल बज जाता है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने सान्योंग थी, पर एक्चुअली वो सान्योंग नहीं बल्कि वो इविल स्पिरिट थी। इधर योम को उस स्पिरिट की परछाई दिखती है। वो दौड़ के जाकर सान्योंग की दादी को ढूंढता है तो देखता है कि वो फांसी में लटकी हुई है और सान्योंग के डैड के सारे नोट्स जल रहे हैं। तब तक सान्योंग भी वहाँ पहुँच जाती है और वो भी अपनी दादी को लटकता देखती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाले वहाँ आ चुके थे। उन्हें अजीब लग रहा था कि एक बूढ़ी औरत उतनी ऊंची पे लटकी कैसे। डिटेक्टिव मुनचुन भी वहाँ आया था। योम डिटेक्टिव से कहता है कि जले हुए चीजों में एक नोटबुक है और रिक्वेस्ट करता है कि उस नोटबुक को रिस्टोर करे ताकि वो उस स्पिरिट के बारे में पता कर सके। पर डिटेक्टिव ये मानने को रेडी नहीं था कि ये किसी स्पिरिट का काम है। वो तो सान्योंग पे ही शक करने लगता है क्योंकि अब उसके दादी के मरने के बाद उनका सारा पैसा सान्योंग का हो गया था। सान्योंग तो अब भी शॉक में थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी, तो योम उसे थोड़ा संभालने की कोशिश करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिटेक्टिव मुनचुन अपने पार्टनर उस दूसरे डिटेक्टिव को बताता है कि सान्योंग की दादी के हाथ में चोट के निशान थे। वैसे ही निशान उसके डैड में भी थे उनके सुसाइड के बाद। फिर वो पुराने बहुत सालों के केस फाइल्स निकालता है। उन सारे केसेस में विक्टिम ने सुसाइड किया था पर उनके हाथों में चोट के निशान थे। उसमें से एक केस 1995 का था जो मुनचुन का पहला केस था। वो उस केस के बारे में बताता है कि उन्हें एक मोटेल से आग लगने के बारे में कॉल आया था। वहां पहुंचने पे उन्हें एक औरत की बॉडी मिली थी जिसने फांसी लगाकर सुसाइड किया था। उसके हाथों में भी वैसा ही निशान था। उस औरत का एक छोटा बेटा था जो उन्हें कुछ दूर पे मिला था। वो यही कहता रहा था कि उसकी मॉम ने सुसाइड नहीं किया, कोई और भी वहाँ पे था। प्रोफेसर सान्योंग को अपने घर लेकर आता है। उसे समझ आ गया था कि सान्योंग अब उस स्पिरिट की परछाई देख सकती थी। वो उस रेड हेयर बैंड को दिखाकर बताता है कि उस स्पिरिट ने इसी के थ्रू उसे पजेस किया है। सान्योंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बैंड तो मेरे डैड ने मेरे लिए छोड़ा था। तो योम उसे उसके डैड का लेटर दिखाता है जिसमें उन्होंने उसे उसकी हेल्प करने को कहा था। सान्योंग अब भी कंफ्यूज थी तो योम कहता है कि उसका मानना है कि उसके डैड को पता था कि इस बैंड से स्पिरिट उसे पजेस कर लेगी, इसलिए उन्होंने उसकी हेल्प करने को कहा था। पर अब सवाल ये है कि उन्होंने इंटेंशनली सान्योंग को पजेस क्यों करवाया। योम फिर बताता है कि वो काफी समय से इस बैंड को ढूंढ रहा था। जब उसकी मॉम की डेथ हुई तो ये बैंड उनके पास था। फिर हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं 1995 का। योम छोटा था और अपने डैड के साथ गार्डन में खेल रहा था। उसकी मॉम दूर से उसे देख रही थी और काफी नर्वस सी लग रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद योम के डैड की डेथ हो जाती है। उनके फ्यूनरल के टाइम पे योम की मॉम उसे सोते हुए ही लेकर कहीं जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में योम की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसकी मॉम कहीं जंगल के बीच में कुछ कर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो कार की बैक सीट में एक बॉक्स देखता है जिसमें वही रेड हेयर बैंड था। योम की मॉम उसे लेकर एक मोटेल जाती है। रात में योम उठता है तो उसकी मॉम पास में नहीं थी और हेयर बैंड भी गायब था। उसी समय दरवाजे पे नॉक होता है। योम की मॉम वहाँ पहुंचकर उसे रोकती है पर तब तक वो दरवाजा खोल चुका था और अपने सामने उसी स्पिरिट का शैडो देखता है जो उससे कहती है, तुमने दरवाजा खोल दिया। उसके बाद योम हॉस्पिटल में उठता है। उसे बताया जाता है कि उसकी मॉम ने सुसाइड किया। वहाँ पे डिटेक्टिव मुनचुन भी था। ये केस ही उसका पहला केस था। योम सान्योंग से कहता है कि वो सुसाइड नहीं था,
उसकी मॉम पूरब की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरफ सूरज उगता है उधर भूत और स्पिरिट्स कम हो जाते हैं। योम ये भी बताता है कि उसने देखा था कि जब उसकी मॉम खुद के लिए फंदा बना रही थी तो कोई जबरदस्ती उनसे ऐसा करवा रहा था। योम सैनियों को उसके डैड के पब्लिश्ड आर्टिकल्स भी दिखाता है। उन्होंने उस स्पिरिट के बारे में बहुत जगह लिखा था, पर कोई भी उन पे भरोसा नहीं करता था। योम कहता है कि उसने बहुत कोशिश की थी उनसे मिलने की, पर वो मिलने को रेडी नहीं थे। अब पहले तो उन्हें ये पता करना होगा कि सैनियों के डैड के पास ये हेयर बैंड आया कैसे, तभी वो लोग उस स्पिरिट के बारे में पता कर पाएंगे। सैनियों को कुछ याद आता है। असल में उस स्पिरिट ने जो कुछ भी देखा था उसकी झलक सैनियों ने भी देखी थी। उसने नोटबुक में एक ड्राइंग देखा था, वो वैसा ही ड्रॉ करती है और एक जगह का नाम लिखती है जांगजिनरी, पर ऐसी कोई जगह अब थी ही नहीं। बहुत सारी पुरानी बुक्स में ढूंढने पे उन्हें आखिर पता चल जाता है कि जांगजिनरी कौन सी जगह है। फिर हम 1958 का सीन देखते हैं जांगजिनरी का। वहाँ सारे गांव वाले डरे हुए एक पेड़ के पास पहुँचते हैं। वहीं एक शामन आती है जो वही थी जिसकी फोटो सैनियों के डैड के नोटबुक में थी। इस शामन के हाथ में वही हेयर बैंड था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शामन एक लड़की के पास जाती है जो चादर से ढकी हुई थी और अब उसके पास वो हेयर बैंड था। वो लड़की बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी और फिर वो शामन उसे चाकू से मार देती है और हंसती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर